Good morning, everyone. Today we are going to discuss about 2020 annual exam question paper. तो यहाँ पिछली कक्षा में मैं आपको पद्य भाग में किस तरह के जो प्रश्न आते हैं, तो वार्षिक परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पद्य भाग में आते हैं, गद्य भाग में आते हैं, तो हो गया। तो ये और एक भाग है, वो भाग है नाटक भाग। नाटक भाग में किस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो देखेंगे उसके बारे में। पहले यहाँ आपको कितने जो नाटक दिए गए हैं, कुल मिलाकर आपको 2 नाटक दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला जो नाटक जो है वो सू की ढाली, दूसरा है प्रतिशोध। कि इन 2 नाटकों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 2 नाटकों में से आपको कितने अंक आएंगे? 15 अंक आएंगे। तो पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो उसके बारे में देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में का जो पहला जो प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आपको कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे 5 अंक के लिए। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? उत्तर यह है, नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ होनी चाहिए। ये कौन से जो नाटक से लिया गया है? सू की ढाली। दूसरा जो प्रश्न, हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? ये भी कौन से जो नाटक से लिया गया है? सू की ढाली ही। तो हल्की सी खरोंच दवा न लगने पर नासूर बन जाती है। तो यहाँ हम तीसरा जो प्रश्न देखेंगे, किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? ये भी सू की ढाली जो नाटक से। बेला को दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। बेला कौन यहाँ? बेला परेश की पत्नी और छोटी भाभी की बहू है ये, और घर में इसको छोटी बहू के नाम से बुलाते थे। संस्कृत के महापंडित कौन है? चौथा जो प्रश्न, संस्कृत के महापंडित कौन है? ये कौन से जो नाटक से लिया गया है? दूसरा जो नाटक है प्रतिशोध। प्रतिशोध नाटक में से ये आपको लिया गया है। संस्कृत के महापंडित महाकवि कौन है? श्रीधर संस्कृत के महाकवि हैं। श्रीधर कौन है यहाँ? श्रीधर भारवी के पिता हैं। ये संस्कृत के महाकवि हैं। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? अंतिम जो प्रश्न क्या है? पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? ये भी प्रतिशोध में से है। पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। तो इतना था आपका जो 1 अंक वाले प्रश्न। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप इन सूचनाओं को ठीक से पढ़कर क्या करना चाहिए? इन सूचनाओं के अनुसार आप उत्तर को लिखना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ सारे 5 अंक वाले प्रश्न, ये जो बड़े जो प्रश्न जो हैं 5 अंक वाले प्रश्न हैं आपको यहाँ, कि ये 5 अंक वाले प्रश्न में किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले जो आपको सू की ढाली पाठ से जो लिया गया है, तो आप यहाँ सू की ढाली पाठ से लिया, सू की ढाली नाटक से लिया गया है, एकांकी नाटक से लिया गया है। और इसके जो नाटककार या एकांकीकार का नाम उपेंद्र नाथ अश्क है। इस तरह भी आप लिखकर ये जो उत्तर को आप लिख सकते हैं। पहला जो प्रश्न, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार है? दादाजी बड़प्पन के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में। दादाजी के बड़प्पन के संबंध में कहते हैं कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। घृणा को घृणा से मिटाया नहीं जा सकता। महानता किसी से मनवाई नहीं जाती। यहाँ क्या कह रहे हैं? पहले जो आपको किसके बारे में कह रहे हैं? बड़प्पन के बारे में कह रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ महानता के बारे में भी ये कह रहे हैं।
तो यहाँ बड़प्पन के बारे में क्या कह रहे हैं, बड़प्पन किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से महानता, महानता किसी से मनवाई नहीं जाती, ये अपनी महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव से कराई जा सकती है। टूंट वृक्ष आकाश को छूने पर भी उसकी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठ सकता जब तक अपनी शाखाओं में से वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया से मन के सारे ताप को दूर करके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर देती है। तो यहाँ आपको एक उदाहरण के साथ यहाँ समझा रहे हैं बड़प्पन के बारे में कि एक बड़ा सा वृक्ष का एक उदाहरण दे रहे हैं। वो बड़ा सा वृक्ष जब तक महान नहीं कहलाता तब तक कि वो किसी व्यक्ति को महान कब कहलाता है, वो किसी व्यक्ति उससे तृप्ति पाए जब भी वो महान कहलाता है। तो आदमी भी उसी तरह, एक आदमी और एक आदमी को क्या होना चाहिए, वो महान कब बनता है जब उसके एक व्यवहार से, उसके एक अच्छे एक व्यवहार से वो महान कहलाता है। तो यहाँ अथवा यहाँ आपको दो प्रश्न दिए गए रहते हैं, वो दो प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न लिखना चाहिए कि यहाँ कुल मिलाकर दो प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। पहले जो दो प्रश्न आपको सूखी ढाली जो एकांकी से दिया जाता है, वो सूखी ढाली से आपको ये एक प्रश्न का चयन करके आप लिखना चाहिए। तो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न में आपको दो प्रश्न दिए गए रहते हैं, वो कौन सा, प्रतिशोध। प्रतिशोध में से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे दूसरा प्रश्न भी किस तरह है, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी, यह है दूसरा प्रश्न। इसमें का दूसरा प्रश्न यह है, तो बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। देखेंगे, बेला अपने मायके इसलिए जाना चाहती थी कि उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह अपरिचितों के बीच में आ गई है, कोई उसे नहीं समझता और वह किसी को नहीं समझती, उसे इतनी आदर और सम्मान से देखने लगे कि उससे कोई काम नहीं करवाते, उसकी सारी बातें मानने लगे और यहाँ तक कि उसके सामने हंसना और मजाक करना भी छोड़ दिया था। इससे बेला को परायापन का एहसास होने लगा, इसलिए वह अपने पति परेश से कहने लगी कि वह उसे मायके में भिजवा दें। तो इतना था जो बेला मायके क्यों जाना चाहती थी। पहले बेला का अपमान करते हैं, दादाजी की बात सुनकर बाद में सारे जो लोग इसका सम्मान करते हैं, तो बेला को क्या होता है, ये लोग अजीब जिसे कर रहे हैं, अजीब व्यवहार कर रहे हैं, ये सोचकर बेला को वो घर में रहने के लिए क्या होता है, दिक्कत होती है। तो इसलिए बेला क्या करती है, वहाँ से वो जाना चाहती है, अपने मायके को वो जाना चाहती थी। तो आपको मैं कहा था दो प्रश्न आपको सूखी डाली से और दो प्रश्न आपको प्रतिशोध से दिए गए हैं। तो यहाँ प्रतिशोध के दो प्रश्न किस तरह हैं देखेंगे। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है, शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। तो यहाँ भारवी का जो घमंड ज़्यादा होता रहता है, तो भारवी के बारे में उसका जो पिता क्या सोचता है उसके बारे में दिया गया है। शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में सोचा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसे अपने विद्वत्ता का घमंड हो रहा है। उसका गर्व सीमा को पार कर रहा है। भारवी आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है, दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। उसने
शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित किया है। उसका पांडित्य देखकर पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, पर भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जा रहा है। पिता चाहते हैं कि भारवी और भी बड़ा महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधक है, इसलिए पिता ने अहंकार पर अंकुश रखना चाहा। तो यहाँ पिताजी के जो विचार कितने अच्छे हैं वो भारवी नहीं समझ पाता। तो यहाँ भारवी के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं उनके पिताजी, और उसके एक अहंकार को दूर करके इसको साधना के पथ पर, अहंकार उन्नति में बाधक है, वो ये सोचकर उसको भारवी को साधना के पथ पर लाने के लिए उनके पिताजी कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे दूसरा जो प्रश्न, प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखिए। तो ये दो प्रश्नों में से आप एक प्रश्न को लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रायश्चित के बारे में कर रहे हैं, प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद के बारे में पूछ रहे हैं। क्या संवाद हुआ? जब भारवी ने अपनी गलती का एहसास कर लेता है, भारवी को अपनी गलती पता चलती है कि अपने पिता पर ये क्या करना चाहता था, अपने पिता से प्रतिशोध लेना चाहता था। उस वक्त इसको पता चलता है कि इसका पिता इसकी भलाई चाह रहा है, तो ये अपने पिता की हत्या करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है। जब भारवी को एहसास होने के बाद किस तरह अपने जो पाप की प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता से संवाद करता है, उसके बारे में जो प्रश्न है। पुत्र भारवी कहता है कि पितृहत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह पुत्र आज प्रायश्चित के रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। तब पिता कहते हैं कि ना तो वे प्रतिशोध लेते हैं और ना भिक्षा देते हैं। तब भारवी अपने पिता से अपने प्रायश्चित के लिए कुछ व्यवस्था करने की विनती करता है। श्रीधर ने क्षमा करने पर भी उसने मृत्युदंड मांगा। श्रीधर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। भारवी उनकी आज्ञा लेकर दंड स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य पाप करने के लिए भी तैयार हो गया। अंत में उसने जघन्य पाप करने के लिए भी तैयार हो गया। अंत में उसने शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था लेने के लिए कहा। तब श्रीधर ने ससुराल में जाकर सेवा करके झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड दिया। यहाँ ससुरालय नहीं, ये ससुरालय है। कोई आश्रम में जाकर ये झूठे भोजन पर अपने एक जीवन को चलाने के एक बात कर रहा है। कौन है? श्रीधर नहीं, भारवी। और भारवी अंत में पिताजी उसकी बात को नहीं मानते, तो भारवी क्या करता है, उसको अपने पिताजी से कहता है कि तुम्हें मुझे दंड नहीं दिए तो जो जघन्य पाप जैसे जो आत्महत्या कर लूँगा कहने पर उसके पिताजी उसको अंत में शास्त्रानुसार जो दंड देते हैं वो 6 मास तक जो झूठे भोजन पर अपना पोषण करें। इतना था प्रायश्चित के बारे में। तो इतना हो गया आपका जो एकांकी नाटक का जो भाग। तो अब हम देखेंगे व्याकरण भाग। व्याकरण में आपको कुल मिलाकर कितने जो आपको अंक आएंगे, 40 अंक के लिए आपको ये जो रहता है। उसमें जो पहला वाक्य शुद्ध कीजिए, ये 4 अंक के लिए। और वाक्य शुद्ध कीजिए में किस तरह के जो प्रश्न दे देंगे, वाक्य शुद्ध कीजिए में कुछ गलतियां दिए गए रहते हैं वाक्यों के अंदर, और कुछ वाक्य को बनाने में भी कुछ गलतियां दिए रहते हैं, और कुछ 12 खड़ी इस तरह की गलतियां भी कुछ दिए गए रहते हैं। तो दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ ऐसे गलतियां भी दिए गए रहते हैं। और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द
ये सभी दिए करते हैं। इसको आप ठीक करके लिखना चाहिए। लिखा तो आपको कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। चार प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक आएंगे। पहला जो प्रश्न है, मन में ऐसा शक्ति है, वो ऐसा शक्ति नहीं, मन में ऐसी शक्ति है। देखो कितना एक ही जो अक्षर है वहां सा है, सा की जगह क्या लिखना चाहिए? सी लिखना चाहिए। ऐसी शक्ति है, इतना करने से आपको एक अंक आसान से मिल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, तुम्हारे धर्म का पालन करो। आप और एक वाक्य भी क्या होना? शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। यहां आप क्या करना चाहिए? वहां नियमित अक्षर को आप लगाकर वाक्य को बनाना चाहिए। वहां गलती दिए करते हैं, वहां कुछ पदों में पद गलती भी दिए रहते हैं, तो उसको आप ठीक करके आप लिखना चाहिए। तुम अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारे धर्म का नहीं, तुम अपने धर्म का पालन करो। ये व्याकरण के हिसाब से, आप बोलचाल की भाषा तो तुम्हारे धर्म का पालन करो बोल सकते हैं, मगर यहाँ बोलचाल की भाषा नहीं चलेगी। यहाँ व्याकरण की भाषा होती है, व्याकरण की कुछ अलग भाषा होती है, व्याकरण की शुद्ध भाषा होती है। यहाँ बोलचाल की भाषा में भी दिए गए रहते हैं, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो तुम क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को व्याकरण की भाषा में, आप शुद्ध भाषा में वो जो वाक्य शुद्ध कीजिए को लिखना चाहिए। तो तीसरा, उसे दिखावा नहीं रुचती है। उसे दिखावा नहीं रुचती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। उसे दिखावा बोले तो ये पुल्लिंग आ जाता है, तो अंत में स्त्रीलिंग आ रहा है। उसे दिखावा नहीं रुचता है, ये क्या है? पुल्लिंग जो शब्द है, इसीलिए रुचता है लिखना चाहिए। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। यहाँ मनुष्य के जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन लिखना चाहिए। मनुष्य के जीवन नहीं, मनुष्य बहुवचन नहीं है, ये मनुष्य एकवचन है। यहाँ मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मनुष्य का जीवन, किसका जीवन? यहाँ मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। तो और दूसरा, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों में से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से यहाँ आपको कुछ उत्तर को दिए गए रहते हैं, उन उत्तरों को देखकर आप ठीक जो उत्तर आप उन खाली जगहों में भरना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न देखेंगे, बेंगलुरु डैश खर्चा चलाना मुश्किल था। बेंगलुरु क्या आना चाहिए? का, के, को, में है, यहाँ क्या आना चाहिए? में आना चाहिए। बेंगलुरु में खर्चा चलाना मुश्किल था। विश्वेश्वरैया समय डैश पाबंद थे। क्या यहाँ का, के, को है? यहाँ क्या लिखना चाहिए? के। समय के बड़े पाबंद थे। तीसरा जो प्रश्न, सिंध डैश बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। सिंध क्या? यहाँ सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। चौथा जो अंतिम प्रश्न है, पानी डैश इकट्ठा करना था। तो आप 3 जो प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, तो बचा हुआ कौन सा? सिंध को, पानी को इकट्ठा करना था। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों को सूचनानुसार बदलिए। तो दूसरा जो व्याकरण का जो भाग देखेंगे वो कौन सा है? सूचनानुसार बदलिए। क्या बदलिए? यहाँ काल परिवर्तन है। तो काल परिवर्तन में देखेंगे, पहला जो काल परिवर्तन में झूठे से सभी घृणा करते हैं, ये कौन से जो काल में है? ये वर्तमान काल में है। नीचे कुछ सूचना दी गई है, जो कोष्टक के अंदर एक नीचे सूचना दी गई है, वो सूचना के अनुसार आपको काल बदलना चाहिए। भविष्यत काल में बदलिए। तो या आप वो जो प्रश्नों को बनाता है, प्रश्न पत्रिका को बनाता है, वो यहाँ ये भी दे सकता है कि ये वर्तमान काल में है, तो वो जो कोष्टक में भूतकाल में बदलिए भी दे सकते हैं, मगर यहाँ भविष्यत काल में बदलिए कहकर है। झूठे से सभी घृणा करेंगे, यहाँ घृणा करते हैं, ये वर्तमान काल है। तो झूठे से सभी घृणा
करेंगे। ये कौन सा काल है? ये भविष्यत काल है। तो दूसरा देखेंगे, वह मेरी किताब की चोरी करता है। ये कौन सा काल है? ये भी वर्तमान काल में ही है। तो नीचे कोष्टक में क्या दिया गया है? भूतकाल में बदलिए कहकर दिया गया है। तो देखेंगे उसने, यहाँ वह जो है वह हम कहाँ, वह भूतकाल में नहीं आएगा। जब वह मेरी किताब की चोरी करता है तो वो जब भूतकाल में आएगा उसने हो जाएगा, उसने मेरी किताब चोरी की, अथवा वह मेरी किताब चोरी करता था। यहाँ यह है जो प्रॉपर पास्ट टेंस बोलते हैं इसको, उसने मेरी किताब चोरी की, ये प्रॉपर पास्ट टेंस है। अथवा और एक वह लगाकर ही आप भूतकाल में आप वाक्य बदलना चाहते हैं तो अंत में था से वो क्या, वो जो वाक्य का जो अंत होता है, था से अंत होता है। वह मेरी किताब चोरी करता था आया तो वह आ सकता है, उसने आया तो चोरी की लिखा तो वो यह है, उसको बोलते हैं निर्दिष्ट भूतकाल कहते हैं उसको। और तीसरा जो है, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। ये कौन से काल में है? ये भविष्यत काल में दिया गया है कि यहाँ कुछ सूचना क्या दी गई है? वर्तमान काल में बदलिए। सूचना क्या है यहाँ? हमें वर्तमान काल में बदलने की जो सूचना है। वर्तमान काल में किस तरह बदलना? हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। क्या ये व्यस्त रहता है? तो ये हो गया। तो और दूसरा व्याकरण भाग देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। यहाँ निम्नलिखित मुहावरों को अर्थों के साथ क्या करना चाहिए? जोड़कर लिखना चाहिए। तो ये आपको बहुत ही आसान होगा, आप इसको ठीक से पढ़े तो आसान से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, कमर सीधी करना। कमर सीधी करना, आराम करना। मुंह की खाना, मुंह की खाना, हार जाना। दम ना लेना, दम ना लेना, कठिन परिश्रम करना। तो और अंतिम नाम जगाना, कीर्ति पाना। तो यहाँ नाम जगाना और कीर्ति पाना उधर ही उत्तर दिया गया है। कुछ समय क्या करते हैं, उधर ही उत्तर दे देते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जोड़कर लिखिए तो साथ ही उत्तर नहीं देंगे, उसके साथ ही उत्तर नहीं देंगे, दूसरी जगह में होगा अगर आप गलत लिख देते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सभी प्रश्नों को पहले ठीक से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसके उत्तर को, वो कहीं भी हो उत्तर, तो उत्तर ठीक उत्तर आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो देखेंगे अन्य लिंग रूप लिखिए। यहाँ और एक जो व्याकरण जो भाग है, अन्य लिंग रूप। पिता, पिता का अन्य लिंग रूप माता। महाराज, महाराजा, महाराजा का अन्य लिंग महारानी। स्त्री का अन्य लिंग पुरुष। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ अनेक शब्द दिए रहते हैं, उसका एक शब्द आप बनाकर लिखना चाहिए। तो यहाँ जिसका आदि ना हो, पहला जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसका आदि ना हो उसको अनादि कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं, सत्यवादी। तीसरा, जो परिचित ना हो, जो परिचित ना हो उसको क्या कहते हैं, अपरिचित। परिचित जो नहीं रहता उसको अपरिचित कहा जाता है। तो और दूसरा बहुत ही आसान जो व्याकरण भाग है, ये कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। मैं आपको कक्षा में इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार मैं आपको ये सिखाया हूँ। कौन सा, उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। क्या उपसर्ग दिए रहते हैं, इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहा जाता है, कि वो उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द आप जोड़कर कि वो जो एक शब्द बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ धर्म दिए रहते हैं, उसको ध के पास एक अक्षर लगाकर, अक्षर या शब्द लगाकर क्या करना चाहिए, आप अधर्म लिख सकते हैं। सत्य, अ प्लस सत्य इक्वल्स असत्य। तो आसान से आप
प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो और निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए। वो प्रीफिक्स हो गया, अंग्रेजी में प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। उपसर्ग माने प्रीफिक्स, प्रत्यय माने सफिक्स। यहाँ ऊपर तो आप नया शब्द जोड़कर आप क्या करते हैं, उपसर्ग बनाते हैं। तो यहाँ क्या करना चाहिए, आप कोई शब्द जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो आप सिर्फ यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ आप लोगों को सिर्फ यहाँ उसको अलग करके लिखना चाहिए। जो शब्द दिए रहते हैं वो शब्द के अंदर प्रत्यय रहता है, वो प्रत्यय को आप अलग करके लिखा तो हो गया। तो यहाँ पागलपन है, यहाँ पागल प्लस पन, पागलपन हो गया। तो यहाँ तुम्हें यहाँ कोई दूसरा जो शब्द यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अलग करने की ज़रूरत है। धनवान, धन प्लस वान, धनवान। इस तरह के बहुत सारे मैं आपको उदाहरण भी दे चुका हूँ कक्षा के अंदर। तो यहाँ कौन किस तरह के जो प्रत्यय आएंगे, लिंग आएगा और आपको बहुवचन शब्द आएंगे, जैसे नदियाँ, गटरियाँ, इस तरह के जो कुछ शब्द आएंगे। और विशेषण वाले शब्द आएंगे, जैसे मनुष्यता, कायरता, इस तरह के कुछ शब्द आएंगे। तो इस तरह के सारे शब्द आएंगे। तो वो किस तरह आप अलग करना मैं आपको कक्षा में सिखाया हूँ। तो ये जो 2020 एनुअल एग्जामिनेशन मार्च के एग्ज़ाम में कितना जो आसान से दिया गया है, देखो, धर्म, सत्य, पागलपन, धनवान, बहुत ही आसान जो व्याकरण भाग है। तुम भी ठीक से मीन्स अच्छी तरह से पढ़ाई करने पर क्या होगा, हर व्याकरण भाग तुम्हें आसान होगा, 40 अंक तुम्हें आसान से मिल जाएंगे। तो यहाँ रचना भाग से अभी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। रचना भाग से कितने जो अंक, 15 अंक व्याकरण के तो हो गए। व्याकरण में से कितने अंक, 25 अंक दिए गए रहते हैं। 25 अंक के साथ साथ और तुम्हें रचना भाग आपको 15 अंक, कुल मिलाकर ये 40 अंक को रहता है। तो यहाँ रचना भाग में क्या दिए रहते हैं, निबंध और पत्र लेखन। निबंध मैं आपको कह दिया हूँ कि निबंध लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। पत्र लेखन मैं आप सिखा दिया हूँ। पत्र लेखन में कि कौन कौन से पत्र, एक वैयक्तिक पत्र और एक व्यवहारिक पत्र। यहाँ आपको वैयक्तिक पत्र देने पर किस तरह लिखना चाहिए और व्यवहारिक पत्र देने पर किस तरह लिखना चाहिए मैं आपको सिखाया हूँ। तो और एक बार आप उसको उन चीज़ों को देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तुम्हें किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा, पुस्तकालय, आपका प्रिय कवि, 3 जो आपको निबंध दिए गए हैं उसमें से आपको एक लिखना चाहिए। इसको अथवा दिया गया है। और परीक्षा शुल्क भरने के लिए 500 रुपये मांगते हुए अपने पिता के नाम पत्र लिखिए। कितना आसान पत्र है, देखो ये 2020 के जो प्रश्न पत्र में बहुत ही आसान प्रश्न पत्र लेखन दिया गया है कि ये आपको कितने अंकों में है, अंकों के लिए है, ये आपको 5 अंकों के लिए है। इतना आसान जो पत्र, देखो इधर पत्र दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारा जो प्रश्न पत्र होने के बाद मैं ये जो प्रश्न पत्र मैं आपके जो ग्रुप्स में मैं इसको डाल देता हूँ, शेयर करूँगा। शेयर करने पर आप लोग ये प्रश्न पत्र को और एक बार देखकर आप लिख भी सकते हैं। लिखकर आप मुझे भेजना भी पड़ता है। तो देखेंगे कि और एक बहुत ही आसान तरीके से, देखो, एक आपको रचना भाग में से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ रचना भाग का जो दूसरा जो भाग है, रचना भाग के एक दूसरा जो भाग कौन सा है, अनुच्छेद पढ़कर, मतलब अंग्रेजी में पैसेज कहते हैं। यहाँ कोई एक छोटा सा एक अनुच्छेद दे रहे हैं, उस अनुच्छेद को पढ़कर आप क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिखना चाहिए। यह है आपका दूसरा जो भाग है। जो तीसरा भाग देखेंगे ये भी बहुत ही आसान भाग है। हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए, कितने अंकों के लिए रहता है तुम्हें, हिंदी में अनुवाद कीजिए
5 अंकों के लिए रहता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आप हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको यहाँ अंग्रेजी में देंगे और अंग्रेजी के साथ साथ आपको कन्नड़ में भी एक वाक्य देंगे, कन्नड़ में और अंग्रेजी में वाक्य देंगे। उस वाक्य को क्या करना चाहिए, आप लोग हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। देखेंगे पहला वाला, भारतದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, कन्नड़ में हुआ। तो कन्नड़ में पढ़ने पर आपको उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ भारत बोल के है, भारत में कई भाषाएं, भाषेगणु, भाषाएं इस तरह दिया गया है। तो आप अंग्रेजी में, आपको कन्नड़ पढ़ने की दिक्कत हो तो आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। देयर आर मेनी लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में कई भाषाएं हैं। देखो यहाँ कन्नड़ जिसको पढ़ना अच्छी तरह से आता है वो आसान से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। सारे जो शब्द कन्नड़ और हिंदी के कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं। भारत में कई, हलवारू होने के बाद कई भाषाएं हैं, भाषेಗಳಿವೆ, भाषाएं हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो दूसरा देखेंगे, बेंगलुरु नगरವು कर्नाटकದ राजधानी। बेंगलुरु सिटी इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु शहर कर्नाटक की राजधानी है। देखो यहाँ बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी कन्नड़ में दिया गया है। देखो राजधानी, यहाँ भी राजधानी है, लिख सकते हैं आसान से। जिसको कन्नड़ आता है अच्छी तरह से वो आसान से ये कन्नड़ में हिंदी में अनुवाद कीजिए, कर सकते हैं। तो तीसरा देखेंगे, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು। वी हैव टू लिव टुगेदर विथ लव। हम प्रेम के साथ रहना है। हम किसके साथ रहना है, प्रेम के साथ रहना है। चौथा, विद्यार्थी जीवनवे सुवर्णयुग। विद्यार्थी जीवनवे सुवर्णयुग। स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। विद्यार्थी जीवन ही स्वर्णिम जीवन है। यहाँ देखो कन्नड़ में और हिंदी में देखा तो दोनों आपको ऐसे ही लगते हैं। विद्यार्थी है, जीवनवे जीवन ही, सुवर्ण स्वर्णिम, युग भी लिख सकते हैं, युग है, जीवन की जगह में आप युग भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन ही स्वर्णिम युग है, या विद्यार्थी जीवन ही स्वर्णिम युग है, लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। और अंतिम जो प्रश्न है, जो रचना भाग में जो अंतिम जो प्रश्न है, ನಿಸರ್ಗ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ। ನಿಸರ್ಗ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ। निसर्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ हिंदी में अनुवाद करेंगे, निसर्ग बहुत सुंदर है। तो इतना था आपका जो प्रश्न पत्र 2020 एनुअल एग्जामिनेशन 2020 मार्च का जो पिछले जो वर्ष की जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, बहुत ही आसान पत्र है। ये बहुत ही आसान पत्र है। ऐसा पत्र देंगे तो आसान से आप 100 अंकों को 100 अंक भी ले सकते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न पत्र आने की मैं कामना करता हूं आपको भी। तो इतना था जो प्रश्न पत्र में जो आने वाले जो गद्य भाग के बारे में, पद्य भाग के बारे में और एकांकी भाग और उसके साथ साथ व्याकरण भाग में और रचना भाग, इन सभी भागों के बारे में तो हो गया। आपको प्रश्न पत्र ठीक से समझ गए होंगे। तो दूसरी कक्षा में मैं आपको और दूसरे जो प्रश्न पत्र के बारे में, अभी 2020 का हो गया, अब हम जाएंगे उससे पीछे जाएंगे, 2019 का जाएंगे, या नहीं तो 2020 का ही जो सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन पेपर आता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पहले मैं आपको सारे जो एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, जो वार्षिक परीक्षा जो मार्च में आते हैं, जो मार्च की जो वार्षिक परीक्षा के सारे जो प्रश्न पत्र को मैं प्रश्न पत्र का जो पुनरावर्तन करूंगा। उसके बाद मैं आपको जो सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो इतना था आज की जो कक्षा। धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत हो तो, आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई ना व्याकरण में हो, चाहे आपको पद्य में हो, चाहे पाठ में हो, चाहे आपको एकांकी में हो, कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।